Hello everyone. Today we are going to do the next part, the sixth part of our chapter Living Organisms and Their Surroundings. Adaptations for tropical rainforest. The tropical rainforest is hot and receives heavy rainfall. The abundance of water promotes the growth of bacteria and fungi which could be harmful to plants. This habitat is best for agriculture. Heavy rainfall also increases the risk of flood, soil erosion, and rapid leaching of nutrients from the soil. Leaching is washing out of the minerals and organic nutrients from the soil by rainfall. अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी हॉट होता है और वहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इतना ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण वहाँ पर बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम होती है। तो जो वहाँ का जो हैबिटेट है वो एग्रीकल्चर के लिए तो अच्छा है, लेकिन उसकी वजह से फ्लड का, सॉइल इरोजन का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है और सॉइल इरोजन होगा या फ्लड आएगा तो उसकी वजह से सॉइल से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम होने लगते हैं। तो ऐसी जगहों पर प्लांट्स और एनिमल्स में क्या एडेप्टेशंस है वो हम देखते हैं। The following adaptations are noted in the plants growing in tropical rainforest. The leaves of plants have specialized tips called drip tips and waxy surfaces which enables water to run off easily. This discourages growth of bacteria and fungi and also help to prevent rotting of leaves. तो यहाँ की जो लीव्स होती हैं, जैसे यहाँ फोटो में देख सकते हो, ये ड्रिप टिप होता है इसका, मतलब जो कॉर्नर होता है वो काफ़ी पॉइंटेड होता है और इस पर ना वैक्सी कोटिंग होती है, तो जिसकी वजह से पानी जो है लीव्स पे ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है और इसकी वजह से बैक्टीरिया और फंगाई का जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होता है, जिससे उस प्लांट की लीव्स या स्टेम्स या ब्रांचेस जो हैं वो सड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्लांट्स हैव प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स विच हेल्प टू होल्ड प्लांट्स इन द शैलो सॉइल। और प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो स्टिल्ट रूट्स होती है, मतलब ऐसे डिवाइड हो जाती है रूट्स जो प्लांट को बेटर होल्ड कर पाती है। Due to dense vegetation, very little sunlight is able to reach to the forest floor. So some plants grow or climb on others to get the sunlight. तो वहाँ पर वेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो सनलाइट जो है वो फ्लोर तक पहुँच नहीं पाती है। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स पे चढ़ के, मतलब वो ज़्यादा ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट्स के सपोर्ट से और ऊपर तक जाके और फिर सनलाइट लेने की कोशिश करते हैं। Flowers are designed to attract animal pollinators as there is no wind on the forest floor to support pollination. तो और वहाँ के फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं ताकि एनिमल्स जो हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और उनका पॉलिनेशन हो पाए, क्योंकि वहाँ पे विंड नहीं होती तो पॉलिनेशन विंड के थ्रू नहीं हो सकता, तो इसीलिए कोई ना कोई एनिमल चाहिए, कोई कैरियर चाहिए जो पॉलिनेट एज अ पॉलिनेटर वर्क करे। Plants have shallow roots to absorb nutrients from the top level of soil. They collect rainwater into a central reservoir from which they absorb the water through hair and their leaves. और प्लांट्स जो होते हैं उनकी शैलो रूट्स जो होती हैं वो शैलो होती हैं ताकि टॉप लेवल जो है सॉइल का वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाए। तो रेन वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है एक सेंट्रल रिजर्वायर में और वहाँ से रूट्स जो हैं वो हेयर के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और लीव्स तक जाता है वो। Some plants have aerial roots that cling to the host plant and absorb minerals and water from the atmosphere. और कुछ प्लांट्स जो होती है उनकी रूट्स एरियल होती है, एरियल मतलब हवा में रूट्स होती है, ऊपर रूट्स होती है, तो वो होस्ट प्लांट पे क्लिंग करता है और उसको जो वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो एटमॉस्फेयर से ही एब्जॉर्ब करता है। एटमॉस्फेयर भी वहाँ का बहुत ह्यूमिड होता है, वो वहीं से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। फैक्ट 5. Plants that live on other plants are called epiphytes. For example, orchids. These plants are like parasites which grow on a host, but unlike parasites, they do not take nutrients from the trees on which they grow.
Instead, they take nutrients from the air, falling rain, and the compost that lies on tree branches. तो जो प्लांट्स ऐसे दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनको एपिफाइट्स बोला जाता है, और जैसे पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट पे रहते हैं एनिमल्स में, वैसे ही ये प्लांट्स भी वैसे पैरासाइट की तरह ही होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे प्लांट्स को अपना होस्ट बनाते हैं। लेकिन अनलाइक पैरासाइट्स, ये जो है वो न्यूट्रिशन अपने होस्ट से नहीं लेते हैं, बल्कि न्यूट्रिशन जो है ये इन्वायरमेंट से लेते हैं, एयर से लेते हैं, या उसके ऊपर जो कंपोस्ट होता है, जो डेड एंड डिकेइंग सब्जेक्ट डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस होते हैं, वहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। नाउ लेट्स सी कि एनिमल्स में क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं। The tropical rainforest is a wet, warm forest of trees that grow very close together, keeping the interior warm and humid. Animals living in the rainforest have to adapt to these wet and warm conditions. Most commonly seen animal is monkey. अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो वेट भी होते हैं और वार्म भी होते हैं, उसकी वजह से वो बहुत ह्यूमिड होते हैं, और वहाँ पे जो मोस्टली जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो इस क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करके करते हैं, और उनको ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने की आदत होती है। और यहाँ पर मोस्टली जो एनिमल दिखता है वो होता है मंकी। Monkeys have adapted cleverly to tropical rainforest. All have long and strong arms to use the canopy to swing through the trees, thus escaping from ground predators. अब मंकी जो है वो बहुत अच्छे से इवॉल्व हुए हैं और वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत इजीली रह पाते हैं। उनके जो आर्म्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फिर जो ट्री के जो ऊपर की ब्रांचेस होती है, कैनोपी होती है, उस पर वो लटक लटक के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक ही कूद के जाते, तो उनको ग्राउंड पे आने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ग्राउंड पे जो एनिमीज़ होते हैं, जो प्रीडेटर्स होते हैं, उनसे वो इजीली बच पाते हैं। The large eyes of monkey allow more light to get in at night, and they also use echolocation to find its prey in the dark. Echolocation, also called biosonar, is used by many animals. Animals make calls to the environment and listen to the echoes of those calls that return from various objects near them. They use these echoes to locate and identify the objects. मंकी की जो आईज़ होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर पाती हैं और नाइट में ज़्यादा टाइम देख पाती है, ज़्यादा अच्छे से देख पाती हैं। और वो इकोलोकेशन यूज़ करते हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए, अपना शिकार करने के लिए। इकोलोकेशन का क्या मतलब होता है, जैसे आप कुछ भी चिल्लाते हो तो वहाँ से इको वापस आता है, और उससे वो पता करते हैं कि कौन सी चीज़ से टकराकर उनकी आवाज़ वापस आई। इस इकोलोकेशन को बायोसोनर भी बोला जाता है। और सिर्फ अपना शिकार करने के लिए नहीं, सिर्फ प्रे पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये पता करने के लिए भी कि कहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसके लिए भी वो इकोलोकेशन यूज़ करते हैं। वो चिल्लाते हुए चलते तो उनको पता चलता है कि कहाँ ब्रांचेस हैं, कहाँ लीव्स हैं, कहाँ ट्रीज़ हैं, कहाँ कोई एनिमल है। तो वो हर ऑब्जेक्ट को वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं अंधेरे में भी। अब रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं, वहाँ पर ग्राउंड तक जैसे सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो अंधेरा होता है काफ़ी, तो उनको इकोलोकेशन हेल्प करता है मूवमेंट में भी और प्रे कैच करने के लिए भी। लीफ इंसेक्ट्स एंड स्टिक इंसेक्ट्स फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट शो अ टाइप ऑफ एडेप्टेशन कॉल्ड camouflage. They merge with the surrounding when they on the dry stem of the plant. This adaptation helps them to escape from their enemies. अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो camouflage हो जाते हैं। लीफ इंसेक्ट्स होते हैं या स्टिक इंसेक्ट्स होते हैं, वो लीफ के कलर के हो जाते हैं, एग्जैक्टली लीफ के कलर के होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई लीफ ही हो। और कुछ जो होते हैं वो स्टेम के कलर के होते हैं, तो उनको वो हेल्प करता है कि वो बैकग्राउंड के साथ इतने अच्छे से मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं कि उनके प्रीडेटर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। बर्ड्स सच एज पैरट्स एंड टुकेन्स have developed specialized eating habits. They eat nuts. So to crack open the tough shell of nuts, they have big and strong curved beaks. अब जैसे बर्ड्स होते हैं वो जो हैं
जनरली वो नट्स खाते हैं, तो उन नट्स को ओपन करने के लिए उनकी जो बीक होती है, जो चोंच होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी बड़ी होती है, ताकि वो नट्स को इजीली क्रैक कर पाए. Do you know? Leafcutter ants climb tall trees of the tropical rainforest and cut small pieces of leaves which they carry back to their nest. The leaf pieces they carry are about 50 times their weight. The ants bury the leaf pieces. The combination of leaves and their saliva promotes the growth of a fungus, which is the only food these ants eat. लीफ कटर आंट्स जो होती हैं वो एक तरह की आंट्स होती हैं जो टॉल ट्रीज पे चढ़ के जाती हैं, वहाँ से वो लीव्स को तोड़ कर लाती हैं, और वो लीफ का जो वज़न होता है उनके वज़न से काफ़ी ज़्यादा होता है, 50 टाइम्स होता है. और वो आंट्स जो हैं उन लीव्स को लेकर आती है नीचे, और फिर उन ज़मीन के अंदर वो उसको बरी कर देती है, मतलब गाड़ देती हैं. और जो लीव्स है और जो उनका सलाइवा है उसके कॉम्बिनेशन से ना एक उसमें फंगस का ग्रोथ होता है, और उसी फंगस को ये आंट्स खाती हैं. Adaptations for mountain and polar habitats. Mountains are landforms that stand much higher than the land surrounding them. Mountains and polar regions provide habitat for a wide range of terrestrial plants and animals. Mountain and polar regions are usually very cold and windy. Sometimes snowfall occurs in mountains. अब नेक्स्ट जो है वो माउंटेन्स और पोलर हैबिटेट्स हैं. अब माउंटेन क्या होते हैं, वो ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो अपनी सराउंडिंग लैंड से काफ़ी ऊपर उठे हुए होते हैं, काफ़ी ऊंचा होता है. पहाड़ जो होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. और माउंटेन्स के ऊपर जनरली क्लाइमेट जो होता है वो ठंडा होता है, वहाँ हवा ज़्यादा चलती है, कई बार स्नोफॉल भी होता है. Adaptations for plants. Plants growing in these habitats have number of adaptations. These are: plants grow very close to the ground so that they do not get uprooted by strong winds. अब प्लांट्स में क्या क्या एडेप्टेशंस हुए हैं, तो उसमें है प्लांट्स जो हैं वो ग्राउंड से बहुत क्लोज उगते हैं वहाँ पे, ताकि जब वहाँ पर विंड्स चलें, जब तेज़ हवाएं चलें तो वो उखड़ नहीं जाए अपनी जगह से, वो अपनी जगह पर खड़े रहें. द प्लांट्स आर यूजुअली कोन शेप्ड विथ स्लोपिंग ब्रांचेस. और उनका शेप जो होता है जनरली कोनिकल होता है, और उनकी ब्रांचेस स्लोपिंग होती है, ताकि जब स्नोफॉल हो तो वो नीचे गिर जाए, उसके ऊपर वो टिक नहीं पाए. The trees have sharp needle-like leaves which help the snow to slide down. For example, pine tree. These characteristics make the snow slide off easily. Otherwise, the branches will break due to the weight of the snow. और उनकी लीव्स जो होती है वो काफ़ी ऐसी पतली पतली होती है, निडल लाइक होती है, सुई के जैसी होती है, लंबी लंबी, और ताकि स्नो जो है उसके ऊपर टिक नहीं पाए और नीचे गिर जाए. क्योंकि अगर वहाँ पर स्नो अगर उस पर टिक पाएगी तो स्नो का वजन लीव्स पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और लीव्स और ब्रांचेस जो हैं वो टूट के गिर जाएंगी, तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा. Adaptations for animals. Some animals such as yak, polar bear and snow leopard have thick fur on their body that protects the animals from colds. वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे जो फर होता है वो काफ़ी मोटा होता है, ताकि वो ठंड में सर्वाइव कर पाएँ. The mountain goat has strong hooves which help the animal to run on the rocky slopes of the mountains. और जो गोट होती है वहाँ पे माउंटेन गोट होती है, उसके हूस जो होते हैं, जो खुर होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो आराम से जो रॉकी स्लोप्स है माउंटेन्स के, मतलब ऐसे ढलान है, उस पर वो इजीली चल पाए और दौड़ भी पाए. Penguins are inhabitants of very cold regions, so they have a thick layer of fat under the skin called blubber, which regulates the body temperature. They always move in a group to keep themselves warm. और पेंगुइन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह पर रहती हैं, तो उनकी स्किन के नीचे ना फैट की बहुत मोटी लेयर होती है जो उनको गर्म रखती है. उस लेयर को बोलते हैं ब्लबर. वो उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है, उनको वार्म रखती है, और वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं ताकि उनको एक दूसरे से भी वार्मथ मिलती रहे.
Animals reduce their requirement of energy by sleeping for a long time in winter. This adaptation is referred to as hibernation. For example, dormouse and hedgehog. और कई सारे एनिमल्स जो हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं. हाइबरनेशन का मतलब होता है लॉन्ग स्लीप, मतलब वो 6-6 महीने तक सोते ही रहते सिर्फ. तो जब समर सीज़न होता है तो उनको खाना मिलता है, उस टाइम पर वो अच्छे से खाना खा लेते हैं, अपनी बॉडी में बहुत सारा फैट स्टोर कर लेते हैं और फिर वो 6 महीने के लिए सो जाते हैं. तो वो नींद में उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो उनको खाने की ज़रूरत नहीं लगती. Some birds and fish move from a very cold region to a warm place. This adaptation is called migration. और जब सर्दियों का मौसम आता है, जब वहाँ पर कुछ खाने को भी नहीं मिलता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो उस जगह पर सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो कई सारे बर्ड्स और फिशेस जो हैं वो ठंडी जगहों से वार्म प्लेसेस की तरफ मूव हो जाते हैं. इसको बोला जाता है माइग्रेशन.